हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से फिर से नेपोलियन बोनापार्ट के उत्कर्ष के कारणों के विषय में चर्चा करूंगी। नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के इतिहास में अगर हम स्वनिर्मित महान व्यक्तियों की बात करें तो इनमें से एक रहा है। सच तो यह है कि अगर हम उसे 19वीं सदी का सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपने बाल्यकाल से ही नेपोलियन में एक जिम्मेदारी की भावना थी। सैन्य अकादमी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही नेपोलियन ने आज़ादी के लिए योजनाएं बनाना प्रारंभ कर दिया था। उसने अपनी अच्छी भाषा और अभिव्यक्ति के गुणों से फ्रांसीसी सेना को काफ़ी प्रभावित किया था। नेपोलियन का यह विश्वास था कि उसमें कोई शक्ति छिपी हुई है तथा उसके अंदर ऐसी शक्ति है जिसके प्रभाव से लोग उसके मित्र बन जाते हैं। नेपोलियन ने समानता के क्रांतिकारी विचारों को समर्थन कर अपने आप को अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया था, जिसके कारण उसके उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त हुआ था। आगे मैं आप लोगों से नेपोलियन बोनापार्ट के उत्कर्ष के जो अन्य कारण रहे थे उस पर प्रकाश डालूंगी। अब यहाँ पे यदि हम बात करें नेपोलियन के उत्कर्ष के कारणों के विषय में तो उसमें हम कह सकते हैं कि जो है सेना भी आता है। फ्रांसीसी सेना के विषय में यदि बात करें तो फ्रांसीसी सेना के अधीन जो है बहुत ही अधिक विशेषाधिकार रहे थे। शक्ति का केंद्रीकरण भी सेना के अधीन ही रहा था तथा लोग इनकी वर्चस्वता से तंग आ चुके थे। तो यहाँ पे जो है सेना का केंद्रीकृत होना और साथ ही साथ इनके वर्चस्व का समाज में उस समय स्थापित होना दोनों ही एक कारण रहा था जिस वजह से जो जनता है वो खिलाफ हुई थी और यही मौका दिया था कि नेपोलियन के उत्कर्ष के होने का। नेपोलियन के उत्कर्ष के विषय में यदि हम बात करें तो नेपोलियन में खुद जो उसके गुण विद्यमान रहे थे वो भी उसके उत्कर्ष का कारण बना था। यहाँ पे यदि हम बात करें उसके शक्ति के विषय में तो वो बहुत ही हम कह सकते हैं कि अदम्य शक्ति का व्यक्ति था तथा ऊर्जा का स्रोत भी उसमें भरा हुआ था। अल्प निद्रा थी उसे और बहुत कम सोया करता था। नेपोलियन को 20 घंटे तक लगातार काम करने की उसके अंदर जो है वो क्षमता थी। इतिहास का अध्ययन भी किया करता था और उसके द्वारा कई लेख तथा पत्र भी लिखे गए थे। उसने 23,000 लेख जो है लिखा था और इसे 32 भागों में संकलित भी किया गया है। उसने 50,000 पत्र भी प्रकाशित उसके जो हैं वो हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो नेपोलियन के गुण उसमें खुद जो रहे थे वह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा था जिस वजह से उसका उत्कर्ष हुआ। नेपोलियन की जो विदेश नीति थी वह भी नेपोलियन के उत्कर्ष का कारण बना था। वह एक महान साम्राज्यवादी था तथा उसने प्रशा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया था। उसने फ्रांस की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी भी की थी। फ्रांस के लोग भी चाहते थे कि फ्रांस की जो प्रतिष्ठा है उसमें बढ़ोतरी हो और इसलिए भी फ्रांस के जो लोग हैं वो उसका समर्थन कर रहे थे। यहाँ पे जो है प्रशा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने के साथ हम कह सकते हैं कि इसने नेपोलियन के जो साम्राज्यवादी जो उसकी नीति रही थी उसको यह आगे बढ़ाने वाला रहा था और साथ ही साथ इसी ने फ्रांस की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाने का या इसमें वृद्धि करने का कार्य किया था। नेपोलियन के सैनिक गुण भी उसके उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी रहे थे। नेपोलियन एक बहुत ही अच्छा सैनिक था। उसने 18 बड़े युद्ध तथा 65 छोटे युद्ध में जो है वो शामिल हुआ था और उसके द्वारा लड़ा गया था। उसके जो समर्थक थे उसकी पूजा भगवान की तरह किया करते थे। उसके सैनिक उसे आर लिटिल कॉर्पोरल के नाम से पुकारते थे। नेपोलियन में आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा, समय की नाजुकता के कारण हम कह सकते हैं कि जो उसके गुण रहे थे वो बाहर निकल करके आए थे। उसके व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण था जिसके वजह से 2 लाख सैनिक उसके अधीन जो है वो सेना में भर्ती भी हो गए थे। तो यहाँ पे नेपोलियन में जितने चारित्रिक जो गुण रहे थे साथ ही साथ जो सैनिक के गुण भी उसमें थे ये भी उसके उत्कर्ष का कारण रहा था। लगातार जो है जैसा यदि हम पढ़ते हैं इसके पूरे इतिहास को या नेपोलियन के जो कार्य रहे थे तो हम ये देखते हैं कि नेपोलियन जो है वो लगातार युद्ध में जो है वो संलग्न भी रहा था और इस वजह से भी जो है नेपोलियन की प्रतिष्ठा में भी उस समय विश्व में जो है वो वृद्धि भी हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें इसके विषय में तो इसमें सामाजिक समानता का जो समर्थक था
ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा था जिस वजह से नेपोलियन का उत्कर्ष हुआ था। नेपोलियन यह जानता था कि क्रांति के पीछे राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारण जो हैं वो विद्यमान होते हैं, और उसने अपने शासनकाल में सभी राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक सिद्धांतों को अंगीकार भी किया था, और इन्हीं कारण से लोग उसके जो समर्थक बन गए थे। तो यहाँ पे जो जनता का समर्थन प्राप्त होना, ये एक बहुत बड़ा कारण भी रहा था नेपोलियन के उत्कर्ष का। और क्योंकि ये बेहतर तरीके से समझता था कि कोई भी जब क्रांति होती है उसके लिए राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जो है वो कारण उत्तरदायी होते हैं, और इसी वजह से उसने अपने शासनकाल में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सिद्धांतों को भी अपनाने का कार्य किया था। अब आगे जब हम चर्चा करें और अधिक इसके विषय में, तो जो नेपोलियन ने कार्य किए थे उस समय फ्रांस में, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा था कि वो सफलतापूर्वक जो है फ्रांस में शासन कर पाया था। उसने अपने शासनकाल के दौरान कई प्रकार के बदलावों को भी लाने का कार्य किया था। नेपोलियन लोगों की इच्छा के प्रति जो है वो जागरूक रहा था। उसने अपने शासनकाल में बहुत से बदलाव किए थे, और इसी के साथ जो है हम ये भी देखते हैं कि उसने कई स्कूलों का शिलान्यास भी किया था। सरकारी कानूनों को दोबारा लिखने का कार्य किया गया था। फ्रांस में एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई थी। सेना तथा नौसेना में भी बदलाव किए गए थे। फ्रांस की राजधानी को सजाया और संवारा गया था। लोगों को स्वतंत्रता तथा समानता का अधिकार प्रदान किया गया था, और इन्हीं बदलावों के कारण फ्रांस के लोग जो है उसे अपने शासक के तौर पे खुशी खुशी, हम कह सकते हैं, उसे स्वीकार करने का कार्य किया था। तो यहाँ पे कोई भी हम कह सकते हैं कि एक केंद्रीकृत शासन या लोकतंत्र जो आवश्यकताएं होती हैं, इसको ध्यान में रखते हुए नेपोलियन के द्वारा कार्य किया गया था। जैसा कि मैंने अभी कहा, उसके द्वारा जो है स्कूलों का शिलान्यास किया जाना, कानून को फिर से उसे लिखित करवाना या उसका पुनर्लेखन, साथ ही साथ राष्ट्रीय बैंक की स्थापना, सेना की संरचना में बदलाव, राजधानी जो है, जो कि हम कह सकते हैं कि वो प्रतीक होता है किसी भी राष्ट्र के लिए, उसके साज सज्जा पर ध्यान देना, और सबसे ऊपर हम कह सकते हैं यहाँ पे जो आता है या जो सबसे सर्वोपरि रहा था कि उसने जनता के जो उसकी भावना थी उसको ध्यान में रखते हुए उसने स्वतंत्रता और समानता का अधिकार लोगों को मिले, इसे सुनिश्चित करने का कार्य किया था। नेपोलियन की एक बहुत बड़ी खूबी रही थी कि किसी भी युद्ध में शामिल होने से पूर्व वह उसकी रणनीति और उसकी योजना बनाया करता था। तो यहाँ पे जो है हम ये देख सकते हैं कि युद्ध की जो रणनीति है उसे उसने, नेपोलियन ने विकसित करने का कार्य किया था, और जितने भी युद्ध लड़े गए थे, या वो जमीनी रहा हो या समुद्र पर, दोनों में ही इसी वजह से उसे सफलता भी प्राप्त हुई थी। अब यहाँ पे यदि हम बात करें कि कोई भी राष्ट्र की उन्नति जो है वो किस प्रकार से स्थापित होती है, तो उस समय का जो राजनीतिक परिवेश रहा था पूरे यूरोप का और विश्व का, ये भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो नेपोलियन के द्वारा जो कार्य किया गया था उस वजह से फ्रांस के जो गौरव है उसमें भी वृद्धि हुई थी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नेपोलियन के द्वारा लगातार जो है युद्ध में वो संलग्न रहा था, और उसे कई महत्वपूर्ण जो है वो विजय भी मिले थे, और इस वजह से जो फ्रांस की जो गौरव थी अंतर्राष्ट्रीय तौर पे, उसे स्थापित करने में नेपोलियन को सफलता प्राप्त हुई थी। और विजय जितने प्राप्त हुए थे नेपोलियन को युद्धों में, इसको देखते हुए हम एक कह सकते हैं कि संपूर्ण यूरोप में जो उस समय के राष्ट्र थे वो आतंकित भी रहे थे, क्योंकि लगातार नेपोलियन को विजय हासिल हो रही थी युद्धों में। साथ ही साथ यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जितने भी विदेशी राज्य थे उसमें फ्रांस की जो सर्वोच्चता थी या उसका जो धाक था वो स्थापित हो गया था। यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि नेपोलियन जो है उसने फ्रांस को इस स्थिति में ला करके खड़ा किया था जिस समय फ्रांस की स्थिति जो है वो लुई 14वें के समय में भी नहीं रहा था। इतना यहाँ पे निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि उसने फ्रांस को गौरवशाली बनाने का कार्य किया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें नेपोलियन के उत्कर्ष के कारणों के विषय में, तो नेपोलियन के जो गुण रहे थे कि वो एक बहुत ही अच्छा या कुशल कूटनीतिज्ञ था, ये भी एक कारण रहा था जिस वजह से नेपोलियन का उत्कर्ष हुआ। नेपोलियन को जाना ही जाता है, हम कह सकते हैं यहाँ पे, एक कुशल कूटनीतिज्ञ के तौर पे, और उसकी जो सफलता रही थी इटली पर, जो उसने प्रथम विजय हासिल किया था, इस वजह से उसकी योग्यता जो है वो प्रमाणित हो गई थी। साथ ही साथ उसने जितने भी राजाओं के साथ संपर्क किया था या जिन्हें पराजित किया था और जिनके साथ वैदेशिक संबंध स्थापित किए थे, उन सभी के साथ वो कूटनीतिक व्यवहार जो है वो
अपनाता था। जब वेनिस के विभाजन की जब हम कह सकते हैं कि जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, उसमें भी उसने अपने दूरदर्शिता को जो इसके परिचय भी दिया था। और इन्हीं कारणों से हम कह सकते हैं कि फ्रांस के जो शासक रहे थे नेपोलियन, उसे हम शार्लेमा के समकक्ष भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो नेपोलियन का जो उसका व्यवहार रहा था एक कुशल कूटनीतिज्ञ का, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा था जिस वजह से उसका उत्कर्ष उस समय फ्रांस में हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम बात करें स्वर्णिम अवसर के विषय में, तो ये तो हम जानते ही हैं कि किसी भी व्यक्ति को यदि कोई अवसर मिलता है तभी वो अपने गुणों को भी प्रदर्शित कर सकता है। और यहाँ पे शायद यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उस समय जो फ्रांस की स्थिति रही थी उसी ने उसे मौका देने का कार्य किया था, कि जिस वजह से उसके उत्कर्ष का वो कारण भी बना। और आगे हम देखते हैं कि जितने भी उसके द्वारा कार्य किए गए थे उसके वजह से भी हम कह सकते हैं कि नेपोलियन का उत्कर्ष जो है वो हुआ था, और अवसर भी उसे लगातार प्राप्त होते चले गए थे। नेपोलियन के उत्थान के विषय में या उत्कर्ष के विषय में यदि हम बात करें तो जो है इस वजह से यहाँ पे ये कहा जा सकता है उसे दो अवसर प्राप्त हुए थे। पहला तो हो गया कि 1793 में तूलो बंदरगाह पर जब उसने अधिकार किया था, और दूसरा 1795 को जो राष्ट्रीय सम्मेलन की सुरक्षा इसके संदर्भ में जब कार्य हुआ था, उसके साथ ही हम कह सकते हैं कि नेपोलियन की जो प्रसिद्धि है वो स्थापित हो गई थी। और यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि उसे अमर ख्याति प्राप्त हुई थी। और इन्हीं कारणों से जो नेपोलियन था उसने अपने योग्यताओं को प्रदर्शित करते हुए जनता के हृदय में अपना स्थान बना लिया था, या फिर हम कह सकते हैं कि उसने जनता के जो दिल है उसे जीतने का कार्य किया था। कोई भी एक अच्छा जो कूटनीतिज्ञ होता है या शासक होता है वो हमेशा जो है कोई भी अवसर को जो है उसे अपनाता है और उसके अनुसार ही काम करता है, और ये सभी गुण जो है वो उस समय नेपोलियन में हमें देखने को मिलते हैं। नेपोलियन में का जो एक गुण रहा था कि वो बहुत ही अत्यधिक महत्वाकांक्षी रहा था। इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि नेपोलियन का उत्कर्ष हुआ था। जैसा कि मैंने अभी कहा, नेपोलियन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो असीमित थी, और इसी वजह से कहा जा सकता है कि वह शीघ्र ही सफलता के शिखर पर पहुंच गया था। नेपोलियन के विषय में यह भी कहा जा सकता है कि जो उसके शैक्षणिक जो उसकी पृष्ठभूमि रही थी ये भी उसके उत्कर्ष का कारण रहा था। यदि हम उसके सैन्य शिक्षण के विषय में बात करें तो उसे जो है दो जगह से उसने शिक्षा प्राप्त की थी। पहला तो हो गया ब्राइन और दूसरा पेरिस से। और राजनीतिक विचारकों के जितने भी लेख थे उसे वो बहुत अधिक उसका अध्ययन किया करता था। जैसा कि मैंने पहले कहा, इतिहास का अध्ययन भी उसके द्वारा किया गया था, जिस वजह से उसके जो विचार थे वो बहुत ही विकसित थे, और साथ ही साथ वो लोगों को प्रभावित भी कर सकता था, क्योंकि वो बहुत अधिक शिक्षित था। लगातार जो है वो शिक्षण कार्य से और लेखन कार्य से जुड़ा हुआ था। इस वजह से वो बहुत अच्छा एक ओरेटर भी रहा था, जिस वजह से लोग उससे बहुत अधिक प्रभावित भी हो जाते थे, क्योंकि उसे जो सैन्य शिक्षण जो है वो अच्छे संस्थाओं से प्राप्त हुआ था। इस वजह से उसमें सैन्य कुशलता भी रही थी, और यही कारण रहा था कि उसे जो युद्ध थे उसमें उसे विजय भी प्राप्त होती थी। जहां से उसने शिक्षा ग्रहण की थी उस विद्यालय में भी वो काफी लोकप्रिय रहा था। गणित जो है उसमें बहुत अधिक वो अच्छा था, और इसी वजह से स्कूल में वो लोकप्रिय भी रहा था। नेपोलियन का प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में आने के कारण भी कहा जा सकता है कि उसका उत्कर्ष जो है उस समय फ्रांस में हुआ था। यदि हम बात करें कि वो किनके संपर्क में आया था और किनसे प्रभावित हुआ था, तो उसमें रॉबस्पियर, बरास, एबे, सियस और डकस ये सभी रहे थे, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि नेपोलियन अपने आप को शासक के तौर पे स्थापित कर पाया था, क्योंकि उस समय वो अपने विचारों को समझ पा रहा था, अपनी कमजोरियों को भी वो बहुत अच्छे से समझता था। और जब भी कोई व्यक्ति अपने कमजोरियों से रूबरू होता है ये भी उसके विजय का एक बहुत बड़ा कारण होता है, और ये गुण जो है वो उस समय नेपोलियन में रहे थे। उसके द्वारा कई उस समय क्रांतिकारी जो रैलियां हुई थी उसमें भी उसने अपनी भागीदारी दर्ज की थी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक वो बहुत ही सफल सैनिक रहा था। लगातार जो है वो जितने उससे सैनिक संघर्ष या क्रांतिकारी संघर्ष उस समय हुए थे उसमें भी उसका हिस्सा वो रहा था, जिस वजह से उसमें जो गुण होते हैं एक क्रांतिकारी के और एक अच्छे सैनिक के वो उसमें जो है वो डेवलप हो पाया था। अब यहाँ पे यदि हम बात करें उसके पारिवारिक जो पृष्ठभूमि के विषय में,
तो यहाँ पे ये हम देखते हैं कि जब उसके जन्म के विषय में यदि हम बात करें तो उसका जो जन्म हुआ था वो गरीब परिवार में हुआ था। ऐसा भी समय था कि उसको दिन में एक ही समय जो है वो भोजन मिलता था, और इसके कारण ही हम कह सकते हैं कि वो एकाकी जो जीवन है उसका भी सामना उसके द्वारा किया गया था। जब उसने सैन्य शिक्षण या प्रशिक्षण प्राप्त करना प्रारंभ किया था और जहां से उसने अपना इसका अध्ययन भी कार्य किया था, वहां पे जो उसका संपर्क है वो अमीर घराने के जो बच्चे थे उससे संपर्क में वो आया था। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो अधिकांशतः एकाकी जीवन जो है वो व्यतीत किया करता था। एक बार उसने सैन्य अकादमी में रहते हुए जीवित रहने के लिए एकमात्र जो उसकी घड़ी थी उसने भी उसे बेच दिया था, क्योंकि वो गरीबी में पैदा हुआ था। कई कठिनाइयों का सामना उसके द्वारा किया गया था, और यहाँ पे जो कठिन परिस्थितियों का सामना किस प्रकार से किया जाए उसके विषय में भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जो उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी उसके लिए वो बहुत अच्छे से तैयार हो पाया था। और जितनी परिस्थितियां उसने झेली थी अपने बचपन से ही, या कठिन परिस्थितियां, इसके वजह से हम कह सकते हैं कि इन्हीं अनुभवों के कारण उसने जो सामाजिक वर्ग विभाजन है उससे वो नफरत किया करता था, और इसी के साथ वो समानता का जो अधिकार है उसको भी बढ़ावा देने का कार्य करता था। लास्टली यहाँ पे यदि हम बात करें नेपोलियन के उत्कर्ष के कारणों के विषय में, तो उसमें जो जोसेफिन थी और उनके साथ जो विवाह हुआ था नेपोलियन का, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा था जिस वजह से नेपोलियन का उत्कर्ष हुआ। जोसेफिन से जो विवाह हुआ था नेपोलियन का, उसने नेपोलियन को सत्ता में लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। जोसेफिन जो थी वो जो निर्देशिका सरकार थी उसमें से ही एक निर्देशक जो बरास थे उनकी पुत्री थी, और इनके साथ जो है विवाह नेपोलियन का 1796 में हुआ था। और इसी के पश्चात हम कह सकते हैं कि ये मौका दिया था नेपोलियन को अपने आप को जो है शक्तिशाली तौर पे स्थापित करने के लिए, क्योंकि उस समय नेपोलियन का संपर्क इनके साथ विवाह होने के पश्चात जितने निर्देशिका सरकार में जो निर्देशक थे उनके साथ में जो संबंध थे, जितने भी लोग विशेषाधिकार और शक्तिशाली जो है युक्त लोग थे उनके साथ उन्हें संबंध स्थापित करने का एक मौका प्रदान किया था। और क्योंकि यहाँ पे जो उनके ससुर थे बरास, उन्हीं के संपर्क के कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इतावली अभियान था उसमें भी नेपोलियन को उस समय सैनिकों के कमान को संभालने का मौका भी मिला था, और इसी वजह से उस समय नेपोलियन जो है सम्मानित व्यक्तियों की श्रेणी में फ्रांस में शामिल हो गया था। विवाह के पश्चात ही हम देखते हैं कि नेपोलियन की जो लोकप्रियता है उसमें भी वृद्धि हुई थी। नेपोलियन के उत्कर्ष के विषय में यदि हम बात करें तो जितने हम कह सकते हैं जो उस समय आंतरिक माहौल तैयार हुआ था फ्रांस में, वही सिर्फ उसके उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी नहीं रहा था, बल्कि उस समय यूरोप की जो स्थिति रही थी वह भी नेपोलियन के उत्कर्ष का कारण बना था। नेपोलियन में खुद के जो गुण रहे थे उस वजह से भी कहा जा सकता है कि नेपोलियन का उत्कर्ष हुआ था। 1799 से लेकर 1815 तक के युग को नेपोलियन का युग कहा जा सकता है। यह वही युग है जिसमें यूरोप के देशों में आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हुई थी। नेपोलियन के उत्कर्ष के कारण ही डायरेक्टरी के भ्रष्ट शासनकाल का अंत हुआ था। नेपोलियन के कारण हम कह सकते हैं जो समय कार्य हुए थे यूरोप में, उस समय लोग जो परेशान रहे थे फ्रांस की परिस्थिति थे उसमें उससे उबर करके लोगों को एक मौका मिला था बाहर आने का। 18 जून 1815 में नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध के पश्चात उसे सेंट हेलेना द्वीप पर निष्कासित कर दिया गया था, और वही नेपोलियन की मृत्यु 5 मई 1821 को हो गई थी। AJP टेलर जो हिस्टोरियन हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि नेपोलियंस मिलिट्री एंड लीडरशिप क्वालिटीज एंड पर्सनल एम्बिशन coupled with the weakness of the directory led to his meteoric rise.